अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मारिया नदीम। आज का हमारा लेक्चर है वैक्सीन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक आइडियल वैक्सीन के लिए कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि किसी भी वैक्सीन को एक आइडियल वैक्सीन बनाती हैं। चलें भी बढ़ते अपने सफ़र की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ वैक्सीन? वैक्सीन्स क्या हैं? वैक्सीन को डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल फिनोमिना क्या होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। जब भी किसी भी टाइप का कोई पैथोजन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, पैरासाइट्स हो, कोई भी माइक्रोब हो सकता है, जब भी वो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो क्या होता है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है। जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो वहाँ पर दो तरह के काम होते हैं। एक ये होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, वो उसको एलिमिनेट करते हैं। सिर्फ एलिमिनेशन नहीं होती, उसके साथ साथ क्या होती है, मेमोरी सेल्स भी डेवलप होते हैं। मेमोरी सेल्स का क्या काम होता है? मेमोरी सेल्स का काम होता है मेमोरी को प्रोड्यूस करना। मेमोरी को प्रोड्यूस क्यों किया जाता है? उस मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, सारे के सारे फीचर्स जो होते हैं उस एंटीजन के, उस पैथोजन के, माइक्रोब के, वो उसके अंदर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने का पर्पस ये होता है कि जब नेक्स्ट टाइम वही एंटीजन, वही माइक्रोब या उससे मिलता जुलता, उससे फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो तो हमारी बॉडी को फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा जो इतना टाइम लगा है, सबसे पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में तकरीबन 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद जाके सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, जब सेकेंड टाइम पैथोजन की एंट्री होती है तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, डायरेक्टली क्या होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पहले से पता होता है, बॉडी के अंदर सब कुछ स्टोर होता है मेमोरी सेल्स के अंदर। ये एंटीजन है, बॉडी के इस पार्ट को टारगेट करेगा, ये यहाँ पर होगा, इसको इस तरह से डील किया जाएगा, उसकी नेचर क्या, सारा कुछ पहले से स्टोर होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, फौरन से सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाते हैं और उसको किल कर देते हैं। अब वैक्सीन के केस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो नेचुरली होती हैं इसको आर्टिफिशली किया जाता है। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि यूज़ तो जो किया जाता है वो पैथोजन को ही किया जाता है, रियल पैथोजेंस को ही यूज़ किया जाता है। लेकिन रियल बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, लेकिन उनकी अंदर जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी होती है वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उनके सारे के सारे स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, सारे के सारे फीचर्स वैसे ही होते हैं, लेकिन उनके जो डिजीज़ कॉजिंग वाली एबिलिटी होती है, जो जीन्स होती है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये पर्पज़ होता है वैक्सीन का, ताकि पहले से ही हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर दिया जाए। किस तरह से प्रिपेयर कर दिया जाए? जैसे कि आपने कोरोना वायरस का केस देखा होगा, पोलियो वायरस में देखा होगा। पोलियो वायरस की बात करें तो पोलियो वायरस में क्या होता है, रियल जो पोलियो वायरस होता है उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, रियल डाला जाता है, लेकिन उस पोलियो वायरस के अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाए और डिजीज़ को स्प्रेड करे। डिजीज़ करने वाले एलिमेंट उसके अंदर नहीं होते, वो उनको रिमूव कर दिया जाता है। बाकी जो होता है वो पूरे का पूरा पोलियो वायरस जो है वो बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पता कि इसके अंदर एबिलिटी है डिजीज़ काउज करने की या नहीं। उसके लिए सिर्फ वो पैथोजन है, वो एंटीजन है। जैसे ही वो आएगा हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको रिकग्नाइज करेगी कि भाई ये फॉरेन है, उसने क्या करना है, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करना है। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, एंटीबॉडीज के साथ साथ ही मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होंगी। मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, सारे के सारे पोलियो वायरस के जो फीचर्स है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। अब जब नेक्स्ट टाइम रियल पोलियो वायरस, जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो डिजीज़ काउज कर सके, वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले से मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। डायरेक्टली क्या होगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, फौरन से उसको बाहर कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये पर्पज़ होता है वैक्सीन का कि पहले से ही बॉडी को प्रिपेयर कर देना। डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या है, whole or portion of pathogen structure that upon administration stimulates antibody production of cellular immunity against the pathogen but it is incapable of causing severe infection.
वैक्सीनेशन में बॉडी को पहले से प्रिपेयर कर दिया जाता है। पूरे का पूरा माइक्रोब भी हो सकता है या फिर माइक्रोबियल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, बट इनमें एक चीज़ कॉमन होती है, पूरा माइक्रोब हो या माइक्रोबियल प्रोडक्ट हो, उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, डेट इज नॉन पैथोजेनिक फॉर्म। मीन के डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं होती, बट इतना वो स्ट्रांग होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा सके। पूरा पैथोजन भी हो सकता है और उसके कोई ना कोई स्ट्रक्चर भी हो सकता है। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन डेट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर डिजीज। किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट, जैसे पोलियो है, पोलियो वायरस क्या करता है, पोलियो हमारी बॉडी के अंदर काउज करता है। अब क्या किया जाता है कि इसके लिए पहले से बायोलॉजिकल प्रिपरेशन कर दी जाती है। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन मीन के पहले से बॉडी को प्रिपेयर कर दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी वायरस है वो बॉडी के अंदर आ सकता है, वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसको इस तरह से डील करना है, इसके अगेंस्ट इस तरह के वेपन्स यूज करने हैं, ये किन किन बॉडी के पार्ट्स को टारगेट कर सकता है, वो सारे के सारा पहले से बॉडी के अंदर उसके फीचर्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। वैक्सीन यूज अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस रेंजिंग फ्रॉम डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीजन टू डिफेंड बॉडी अगेंस्ट पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन के अंदर कुछ भी यूज किया जा सकता है, पूरे का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज किया जा सकता है या फिर जेनेटिकली इंजीनियर एंटीजेंस को भी यूज किया जा सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इन सबको हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। They are molecules usually but not necessarily protein that elicit an immune response, thereby providing protective immunity against potential pathogen. ज़्यादातर ये प्रोटीन्स ही होती हैं और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स ही होती हैं। उसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन इनका प्रोटीनेशियस नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि प्रोटीनेशियस नेचर ही होगी एंटीजन की, तभी वो क्या करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम के जो वीआईपी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, वो उन्हें एक्टिवेट करवा सकेंगे। टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो वो डिफ्रेंशिएट होंगे तो वो क्या करेंगे, बी सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी, और उसके साथ ही क्या होंगे, मेमोरी सेल्स की भी प्रोडक्शन होगी। जब टी सेल्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो मेमोरी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए ज़्यादातर यही किया जाता है कि जो वैक्सीन हो उनकी नेचर यही रखी जाती है कि वो प्रोटीन्स हो या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हो, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब भी यूज़ होते हैं। Next point is vaccine can be prepared against bacteria or even eukaryotic protozoan. However, most successful vaccines have been developed against viruses. वैक्सीन्स जो हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट और यूकैरियोटिक प्रोटोजोन्स के अगेंस्ट भी हुई हैं डिवेल्प, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वैक्सीन जो डिवेल्प हुई हैं वो वायरसेस के अगेंस्ट होती हैं। फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन की बात करें कौन सी है, तो फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जिसको बनाया गया था काउ पॉक्स वैक्सीन को यूज़ करते हुए, यानी कि काउ पॉक्स का जो वायरस था उसको एज अ वैक्सीन यूज़ किया गया था, और उसको यूज़ करते हुए ह्यूमंस के अंदर एक डिजीज़ होती है स्मॉल पॉक्स वायरसेस, उसका उसके ज़रिए ट्रीटमेंट किया गया था। Rabies was the first virus attenuated in a lab to create human vaccine. रेबीज वायरस जो था वो फर्स्ट वायरस था जिसको लैब के अंदर एटीन्यूट किया गया था ताकि ह्यूमंस की डिफरेंट टाइप की वैक्सीन को बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? एक्चुअली वैक्सीनेशन सिंपल वर्डिंग में जो भी वैक्सीन है उसको इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है वैक्सीनेशन। Vaccination is an immunization against infectious diseases through the administration of vaccine for the production of active immunity in humans or other animals. Humans के साथ साथ दूसरे एनिमल्स के अंदर भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है, उनमें भी यही चीज़ होती है, वैक्सीन होती हैं। कोई भी माइक्रोब यूज़ किया जाता है, उसके अंदर जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो प्रिपेयर हो सके, उसके अगेंस्ट जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सके। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, मेमोरी सेल्स बनेंगे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम रियल पैथोजन, लाइव पैथोजन जिसके अंदर एबिलिटी है कि डिजीज़ का कर सकता है वो आए तो बॉडी पहले से प्रिपेयर हो।
Immunity and immunological memory is similar to natural infection but without risk of disease. यहाँ पर वैक्सीनेशन के प्रोसेस में जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रोड्यूस होती है, जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शन में होती है। जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसमें जैसी इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल वैसी ही होती है वैक्सीनेशन के प्रोसेस में भी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिस्क नहीं होता डिजीज़ का, क्योंकि डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी नहीं है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, वो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा और उसके साथ साथ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन की कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी वैक्सीन को डेवलप किया जाता है तो इन सब को मेक श्योर किया जाता है कि ये एक आइडियल वैक्सीन के अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है सेफ। वैक्सीन मस्ट बी सेफ एंड मस्ट नॉट इटसेल्फ कॉज इलनेस और डेथ। हमने जैसे बात की कि वैक्सीन में क्या होता है, माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन माइक्रोब को यूज़ करने से पहले एक जो माइक्रोब है उसको बॉडी के अंदर इंड्यूस करवाया जाता है, इंजेक्ट करवाया जाता है, ताकि इम्यूनिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। ये मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अपने अंदर कोई जो भी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है वो मौजूद ना हो। ऐसा ना हो कि वो वैक्सीन जो है हम लोग इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करें, लेकिन वो खुद ही जाके क्या करे, डिजीज़ काउज करना स्टार्ट कर दे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को मेक श्योर करना कि इट शुड बी सेफ, वो खुद से कोई भी उसकी जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है वो ना हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिव वैक्सीन मस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू लिव पैथोजन। ये भी ज़रूरी है कि वैक्सीन जो यूज़ की जा रही है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसके रिजल्ट में इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो। ऐसा ना हो कि हम लोग जो वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं वो इतना मतलब उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इतना लो है कि वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर ही नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ जो इनेट इम्यून सिस्टम है उसके ही जो कंपोनेंट्स है, उसके जो सेल्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही। तो इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अडेप्टिव इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी एक्टिवेट हो, यानी कि टी सेल्स एक्टिवेट हो, फिर डिफ्रेंशिएट हो, उसके साथ साथ बी सेल्स की प्रोडक्शन हो, प्लाज्मा सेल्स की प्रोडक्शन हो, मेमोरी सेल्स बने, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उसका वेट जो है वो भी मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो इतना उसका मॉलिक्यूलर वेट हो कि वो जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस मस्ट लास्ट फॉर ईयर्स। ये भी ज़रूरी है कि वो सस्टेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। सस्टेन प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि उसकी जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी सालों तक हो। ये ना कि 1 साल 2 महीने 6 महीने या 1 साल 2 साल के अंदर अंदर उसकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो। नहीं, उसकी जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी लंबे अरसे तक, काफ़ी टाइम तक वो जो है वो सस्टेन रह सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंड्यूस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स। वही बात कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन ऐसा हो जो कि इंड्यूस करे एंटीबॉडीज, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को, उसके साथ साथ टी सेल्स की एक्टिवेशन को। टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तभी जाके एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी, उसके साथ साथ मेमोरी सेल्स बनेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आइडियल वैक्सीन वही होता है जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स को, किलर सेल्स को, उन सब की एक्टिविटी को इंड्यूस करता है, प्रोमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लो कॉस्ट। वैक्सीन शुड बी लो कॉस्ट। ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा हाई इनकी कॉस्ट हो, हर कोई ना ले सके। वैक्सीन का पर्पज़ ही ये होता है कि हर इंडिविजुअल को, हर तरह के लोगों को ये प्रोवाइड की जा सके, इसलिए ये लो कॉस्ट होनी चाहिए। ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो लेने का पर्पज़ है, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है इसका जो लेने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान वाला हो। लास्ट पॉइंट है नो साइड इफ़ेक्ट और वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल फर्स्ट वाले पॉइंट जैसा ही है कि इसका अपना कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये मेक श्योर किया जाता है कि ये ना हो कि वो खुद जाके डिजीज़ काउज करे या उसका कुछ और साइड इफ़ेक्ट हो जाए। साइड इफ़ेक्ट हो भी तो बहुत ही ज़्यादा लो हो, वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स हो, जैसे कि स्वेलिंग हो गई, उसके अलावा रेडनेस होगी। इस तरह के छोटे मोटे से साइड इफ़ेक्ट हो, इस तरह के छोटे मोटे से
पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका स्वे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक आइडियल वैक्सीन्स की। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड। वैक्सीन डेवलपमेंट में इंक्यूबेशन पीरियड एक मेजर रोल प्ले करता है। वैक्सीन्स को डिज़ाइन करते हुए ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी भी माइक्रोब का, किसी भी पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसके डिजीज़ काउज करने का पैटर्न क्या है, कितना टाइम लेता है इन्फेक्शन के सिम्टम्स के अपेयर होने में। फिर इन सब की बेसिस पर वैक्सीन्स को डिज़ाइन किया जाता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड एक्चुअली वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें कोई भी पैथोजन किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर होता है। उसकी एंट्री के टाइम से लेकर डिजीज़ के जो सिम्टम्स अपेयर होने तक का टाइम है वो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। इजी वर्डिंग में इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आज किसी पर्सन के अंदर कोई भी पैथोजन है वो एंटर हुआ है, आज से लेकर 4-5 दिन के बाद उस पर्सन के अंदर जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं, डिजीज़ के, इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं, वो जो टाइम ड्यूरेशन है आज से लेकर 4-5 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। पैथोजन की एंट्री से लेकर उसके डिजीज़ के सिम्टम्स अपेयर होने तक का जो टाइम होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इस इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इज़ द ड्यूरेशन टेकन बाय द पैथोजन टू मल्टीप्लाई टू रीच द थ्रेशोल्ड बियॉन्ड विच क्लिनिकल सिम्टम्स स्टार्ट अपेयरिंग। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर पैथोजन है जो है वो क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, वो डिवाइड करता है, अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है और फिर क्या करता है कि इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। और फिर उसके साथ साथ उसी टाइम पीरियड के अंदर, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर, एक तो वो डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और फिर कुछ टाइम के बाद, 3 से 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद क्या होंगे, उसके जो इन्फेक्शन है, उसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो बॉडी पर अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब किस में आता है? ये इंक्यूबेशन पीरियड में आता है। इंक्यूबेशन पीरियड डिफर्स फॉर ईच पैथोजन। हर पैथोजन का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि हर पैथोजन का एक ही तरह का इंक्यूबेशन पीरियड, ऐसा नहीं होता। हर पैथोजन का, हर माइक्रोब का, हर डिजीज काउजिंग एजेंट का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर लें जो फ्लू काउज करता है, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 डे होता है, 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। आज उसकी एंट्री हुई है, 1 या 2 दिन बाद क्या होंगे, सिम्टम्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मीजल वायरस की बात करें तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 12 दिन का होता है। हेपेटाइटिस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो ज़रा लॉन्ग होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स होते हैं उसके क्लिनिकल सिम्टम्स को अपेयर होने के। तो इस तरह जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो वैक्सीन डेवलपमेंट में एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस इंडिविजुअल का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। अब ये चेक करना क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली जब भी पैथोजन बॉडी में आता है उसके अगेंस्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसको डेवलप होने में तकरीबन 7 से 10 दिन, 7 से 12 दिन का टाइम लगता है। ये जो इतना टाइम लगता है प्राइमरी इम्यून को रिस्पॉन्स को जनरेट होने में, ये वैक्सीन्स के थ्रू हो जाता है। आई मीन टू से कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस में, वैक्सीनेशन के थ्रू बॉडी में पहले से प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा दिया जाता है, ताकि जब लाइव पैथोजन, रियल पैथोजन बॉडी में एंटर हो तो उसके अगेंस्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में जो इतना टाइम लगता है वो टाइम ना लगे, डायरेक्टली क्या हो, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए। क्यों? क्योंकि पहले से ऑलरेडी मेमोरी जो होते हैं, मेमोरी सेल्फ प्रोड्यूस होते हैं, मेमोरी प्रेजेंट होती है, तो इसलिए डायरेक्टली क्या होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। वैक्सीनेशन के रिजल्ट में मेमोरी सेल्स की प्रोडक्शन डिपेंड करती है उस पैथोजन के इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वैक्सीनेशन के रिजल्ट में मेमोरी सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है वो डिपेंड करती है उस पैथोजन के इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर। सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सभी इंडिविजुअल, सभी जो पैथोजन होते हैं इनका इंक्यूबेशन पीरियड सेम नहीं होता। कुछ पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कम होता है, उनके लिए टर्म यूज होती है शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पैथोजन। और कुछ ऐसे पैथोजन्स होते हैं जिनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पैथोजन। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों के
जो वैक्सीन्स डेवलप होती हैं इन दोनों में अलग अलग तरह की वैक्सीन्स डेवलप होती हैं। शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड वाले पैथोजन के अगेंस्ट और तरह से वैक्सीन डेवलप होंगी। जो लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड वाले पैथोजन है उसका प्रोसेस अलग होता है। अब जिनका इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है वहाँ तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं होता। क्यों? जैसे कि शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड वाले जो पैथोजन है इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 या 2 दिन का होता है, 1 या 2 दिन का। जबकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में तकरीबन 7 से कम 10 दिन का टाइम लगता है। जबकि पैथोजन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इन्फ्लुएंजा की बात ले लें, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 दिन का होता है। जब वैक्सीन्स को दिया जाएगा, वैक्सीनेशन करवाई जाएगी, तब क्या होगा, वैक्सीन का काम होता है मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करना। मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करना, मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स को इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट होने में तकरीबन 3 दिन का टाइम लगता है। जबकि इंक्यूबेशन पीरियड ही इनका, ये जो वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरसेस का इंक्यूबेशन पीरियड ही 2 दिन है, 1 दिन है, 2 दिन है। मेमोरी सेल्स को इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट होने में 3 दिन का टाइम लगेगा। तो क्या होगा, फिर तो वैक्सीनेशन को कोई पर्पज़ ही नहीं है, कोई वो उसका सोल्यूशन नहीं है, वो तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि इफेक्टर सेल, मेमोरी सेल जो है वो इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट होंगे 3 दिन बाद। यहाँ पर जो डिजीज़ काउज हो रही है वो 1 या 2 दिन के अंदर ही हो रही है। तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में ऐसी वैक्सीनेशन प्रोड्यूस की जाती है, ऐसी वैक्सीनेशन दी जाती है जिसका पर्पस ये होता है कि बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स भले प्रोड्यूस हो ना हो, मेमोरी सेल्स की प्रोडक्शन हो ना हो, लेकिन ऐसे जो पैथोजन है इनके अगेंस्ट बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए। वो उसकी जो प्रोटेक्शन है जो प्रोवाइड की जाती है वो मेमोरी सेल्स के थ्रू नहीं प्रोवाइड की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, इनके अंदर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो हाई अमाउंट कर दी जाती है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का क्या पर्पज़ होता है, यानी कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर लेंगी। न्यूट्रलाइज का करने का मतलब ये है कि पैथोजन है उसको हर तरफ से सराउंड कर लेंगी एंटीबॉडीज़। ये ज़्यादातर वायरसेस के केस में होता है कि वायरसेस को हर तरफ से सराउंड कर लिया जाता है। अब वायरसेस को सराउंड कर लिया जाएगा, वायरस जो हैं वो अंदर किसी सेल्स के अंदर जा ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि वायरस जो होते हैं वो तो डेड पार्टिकल्स होते हैं। वो डेड पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अपने पास मशीनरी तो कोई होती नहीं है। वो जब सेल के अंदर जाते हैं तो सेल्स की जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है, राइबोसोम्स होते हैं, उसको हाईजैक करते हैं और फिर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और अपने मुताबिक जो होते हैं वो अपनी प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एंटीबॉडीज़ क्या कर लेती हैं, वायरसेस को हर तरफ से न्यूट्रलाइज कर लेती हैं, चारों तरफ से घेर लेती है, सराउंड कर लेती है, ताकि जो वायरस है वो सेल के अंदर ना जा सके, वो जो सेल की मशीनरी है उसको हाईजैक ना कर सके, उसके ऊपर कंट्रोल ना कर सके। तो इस तरह से क्या किया जाता है, वो पैथोजन जिनका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है वहाँ पर मेमोरी सेल्स की जो होती है उसकी परवाह नहीं की जाती कि मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो। वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है उनकी जो सिंथेसिस होती है, मतलब उनकी जो अमाउंट होती है उसको बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाता है, ताकि हर वक्त न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे ही कोई भी ऐसे पैथोजन आता है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो शॉर्ट है, फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, वो क्या कर लेंगी, न्यूट्रलाइज कर लेंगी और इस तरह से क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब वो पैथोजन जिनका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि नो नीड प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, टाइम लगता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को, सॉरी, इफेक्टर टी सेल्स को कन्वर्ट होने में, मेमोरी सेल्स को इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट होने में 3 दिन का टाइम लगता है। तो पहले से क्या होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो सारे जो जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो वही वैसा ही काम होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, वो होता है शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। तो यहाँ पर मेक श्योर किया जाता है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पहले से बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो। उनका काम ही ये होता है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस कर देना, उनकी प्रोडक्शन को। और जो ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ वाली जो वैक्सीन्स होती हैं इनको बार बार दिया जाता है, यानी कि इनकी काफ़ी डोज दी जाती है, 2 से 3 डोज दी जाती हैं
जबकि लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड में ये होता है कि अगर एक डोज दे दी है, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो गए तो वो सही है, वेल एंड गुड है, उसके लिए उसको बार बार देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, इनकी जो डोज होती है उसको देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वैक्सीन डेवलपमेंट में एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इंक्यूबेशन की बेस पर ही वैक्सीन्स को डिज़ाइन किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स को। आजकल एक लार्ज कंसंट्रेशन में वैक्सीन्स को डिज़ाइन किया जा रहा है डिफरेंट पैथोजेंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। एक बहुत बड़ी अमाउंट में वैक्सीन्स को डिज़ाइन किया जा रहा है। उसी के बेस पर वैक्सीन्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स के अंदर क्या होता है कि पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पूरे के पूरे पैथोजन को यूज़ किया जाता है एज अ वैक्सीन। सेकेंड क्लास है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं होता, बल्कि कुछ उसके ऐसे पार्टिकल स्ट्रक्चर, उसके सब यूनिट्स को यूज किया जाता है एज अ वैक्सीन, जिनके अंदर एक्चुअल में डिजीज काउजिंग एबिलिटी होती है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं डिजीज को काउज करने में। पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं होता, बस कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एज अ वैक्सीन यूज होते हैं। थर्ड टाइप है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड यूज होता है। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन को फर्दर इसकी डिवीजन की गई है, डिवाइड किया गया डिफरेंट टाइप्स के अंदर। सबसे पहले आ जाता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, उसको किल वैक्सीन भी कहा जाता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है, उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। सेकेंड डिवीजन है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, लेकिन वो लाइव होता है, वो जिंदा होता है। उसके अंदर वो इनएक्टिवेट नहीं होता, बल्कि वो जिंदा होता है। बस उसकी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, वो नहीं होती उसके पास, बाकी वो पूरे का पूरा जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। थर्ड डिवीजन है काइमेरिक वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन को भी फर्दर डिवाइड किया गया। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। पॉलीसेकेराइड वैक्सीन ऐसा सब यूनिट, उसका बैक्टीरिया का या वायरस का ऐसा सब यूनिट जो कि कार्बोहाइड्रेट से बना होता है और वो डिजीज काउजिंग उसके अंदर एबिलिटी होती है, उसको एज अ यूज किया जाता है सब यूनिट वैक्सीन के तौर पर। सेकेंड आ जाता है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। थर्ड आ जाता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर टॉक्सॉइड होते हैं, वो उनको एज अ सब यूनिट वैक्सीन यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें उनका जो फ्लैजेला होता है वो इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है, उसको यूज़ किया जाता है एज अ सब यूनिट वैक्सीन। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरसेस होते हैं, जिनके पूरे के पूरे उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो डिजीज काउज करें, बल्कि उसके कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उसके कुछ कैप्सिड कैप्सिड होते हैं जो कि एक्चुअल में इन्वॉल्व होते हैं डिजीज काउज करने के अंदर, कैप्सियोल होते हैं, तो उन्हें एज अ सब यूनिट वैक्सीन यूज किया जाता है। इसके अंदर फर्दर आ जाता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन और लास्ट आ जाता है नैनो पार्टिकल वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन को भी डिवाइड किया गया। इसमें आ जाता है डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन, नेक्स्ट आ जाता है एमआरएनए वैक्सीन और फिर आ जाता है रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। अब इन सब इतनी सारी टाइप्स के वैक्सीन को बनाने का पर्पस क्या है? एक्चुअल में ये सभी वैक्सीन्स हैं, इनके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है। अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई जो कि 100% जिसके एडवांटेजेस हो, 0% डिसएडवांटेज हो। अभी तक ऐसी कोई भी वैक्सीन डिज़ाइन नहीं हुई। ये जितनी भी टाइप की वैक्सीन है, इनके सबके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और इनकी आज की प्रेजेंट डेट में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो कि एज अ ह्यूमन वैक्सीन यूज़ हो रही हैं। अगर आपके लिए आज का लेक्चर यूज़फुल है तो जल्दी से इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।